नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कैबिनेट की मुहर। वर्तमान में लागू है 34 साल पुरानी शिक्षा नीति। नई पॉलिसी से स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में होंगे बड़े सुधार। राफेल विमानों की पहली खेप की भारत में सफल लैंडिंग। अत्याधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस है राफेल विमान। शामिल होने से दोगुनी होगी भारतीय वायुसेना की ताकत। ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए नासा के एस्ट्रोस मिशन पर काम शुरू। 2023 के आखिर में अंटार्कटिका से लॉन्च होने की उम्मीद। फार इंफ्रारेड लाइट का अवलोकन करना है मिशन का लक्ष्य। आरबीआई ने जारी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2020। साल के आखिर तक 12.5% रहेगी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जीएनपीए। कोरोना का कहर जारी रहा तो 14.7% तक भी पहुंच सकता है आंकड़ा। और दुनिया भर में 29 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। मंत्रालय ने टाइगर सेंसस पर जारी की रिपोर्ट। भारत के लिए सॉफ्ट पावर की भूमिका अदा करते हैं बाघ। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिर केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनी मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने अभी तक चली आ रही शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं। इससे पहले की शिक्षा नीति 34 साल पहले यानी 1986 में लागू की गई थी। सरकार का मानना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र के स्तर पर स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार के नए रास्ते खोलेगी। सतत विकास लक्ष्य 2030 के लिए प्रतिबद्ध 2020 की यह शिक्षा नीति 5 मुख्य बातों पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता पर आधारित है। मोटे तौर पर इस पॉलिसी का लक्ष्य भारत को एक आकर्षक ज्ञान समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति के रूप में तैयार करना है। आइए इस नीति की कुछ मुख्य बातें भी हम जान लेते हैं। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि स्कूलों में प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी स्तर पर सभी की पहुंच यानी यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित की जाए। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट पर खासा ध्यान दिया जाएगा। इनोवेटिव यानी नवाचारी शैक्षणिक केंद्र खोले जाएंगे ताकि जो बच्चे बीच अवधि में ही स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें फिर से मुख्य धारा में लाया जाए। लर्निंग के लेवल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और स्टेट ओपन स्कूलों के जरिए छात्रों की ट्रैकिंग होगी। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए ओपन लर्निंग की सुविधा दी जाएगी। शिक्षा में नया करिकुलर लागू होगा। 10+2 करिकुलर स्ट्रक्चर को अब हटा दिया जाएगा। इसकी जगह नए करिकुलर स्ट्रक्चर 5+3+3+4 को लागू किया जाएगा। इसमें 3 से 8 साल, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल के 4 एज ग्रुप होंगे। इसका मतलब हुआ कि स्कूल के पहले 5 साल फाउंडेशन स्टेज के होंगे, जिसके तहत प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 को गिना जाएगा। अगले 3 साल कक्षा 3 से 5 के तहत आएंगे। इसके बाद अगले 3 साल में कक्षा 6 से 8 और अंतिम 4 साल में कक्षा 9 से 12 को गिना जाएगा। 8 साल तक के बच्चों के लिए NCERT एक नया फ्रेमवर्क तैयार करेगा जिसका नाम होगा NCPFECCE यानी नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी और प्री स्कूल संस्थाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि लर्निंग को मजबूत करने के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की पहचान करना जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का गठन करेगी। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण में सुधार पर काफी जोर रहेगा। NCERT की जिम्मेदारी होगी कि वह नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-21 विकसित करे। यह पॉलिसी इस बात पर काफ़ी फोकस करती है कि कम से कम 5वीं कक्षा और जहां तक हो सके 8वीं और उससे आगे तक के छात्रों के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा को इंस्ट्रक्शन का माध्यम रखा जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा में हर स्तर पर और उच्च शिक्षा में संस्कृत विषय का विकल्प दिया जाएगा। शिक्षा में आकलन के सुधार के लिए 2020 की यह नीति एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू
एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट को एक मानक निकाय के रूप में गठित करने का प्रावधान करती है। समाज के पिछड़े तबके और महिला वर्ग को शिक्षा में बराबरी के स्तर तक लाने पर सरकार ध्यान देगी। इसके लिए लैंगिक समावेशन निधि का गठन किया जाएगा। वहीं देश के पिछड़े इलाकों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र सेटअप किए जाएंगे। देश के हर एक राज्य को इस बात के लिए बढ़ावा दिया जाएगा कि वे स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल के तौर पर बाल भवन स्थापित करें। इसके अलावा जो बच्चे दिव्यांग हैं, शिक्षा में कहीं वे पिछड़ न जाएं, इसके लिए क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग सहित दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। उच्च शिक्षा में अगर रेगुलेशन की बात करें तो मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़ते हुए सरकार पूरी उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक नई सिंगल ओवर रीचिंग अम्ब्रेला बॉडी का गठन करने जा रही है, जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। पॉलिसी इस बात पर भी जोर देती है कि शिक्षा व्यवस्था में तीव्र सुधार के लिए शिक्षकों की शिक्षा पर भी खासा ध्यान देना होगा। इसके लिए एनसीईआरटी के साथ परामर्श कर नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 तैयार किया जाएगा। 2030 तक टीचिंग के लिए योग्यता के रूप में कम से कम 4 साल की बीएड डिग्री होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। शिक्षा में किस तरह तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी और यह प्लेटफॉर्म नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम नाम का एक स्वायत्त निकाय उपलब्ध कराएगा। प्रिय व्यूअर्स, इस नीति को हमने टू द पॉइंट और ऑडियो आर्टिकल में भी अतिरिक्त जानकारी के साथ कवर किया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश में बल्क दवाओं के विनिर्माण और चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने के लिए औषध विभाग की 4 योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें 2 योजनाएं बल्क ड्रग निर्माण और 2 चिकित्सा उपकरण पार्कों से संबंधित हैं। ये योजनाएं दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में लागत को कम करेंगी, जिससे कि इन क्षेत्रों में देश की आयात निर्भरता कम होगी। दरअसल देश में चिकित्सा उपकरणों की अपनी आवश्यकताओं का 86% आयात किया जाता है। पहली की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना है। इसमें उन 53 दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके लिए भारत की आयात पर निर्भरता है। इसमें अधिकतम 136 विनिर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन 6 वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 6,940 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। दूसरी योजना चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना है। इसके लिए 5 साल की अवधि के लिए अधिकतम 28 चयनित आवेदकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। घरेलू रूप से निर्मित इन चिकित्सा उपकरणों की बिक्री में 5% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए कुल 3,420 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य 4 डोमेन में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इनमें कैंसर केयर, रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा, एनेस्थेटिक्स और कार्डियो रेस्पिरेटरी और इम्प्लीमेंटेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी प्रत्यारोपण डोमेन के चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। तीसरी योजना बल्क दवा पार्क को बढ़ावा देने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत देश में 3 बल्क दवा पार्क बनाने की योजना है। एक बल्क दवा पार्क के लिए अधिकतम अनुदान सहायता को 1,000 करोड़ रुपए तक सीमित किया गया है, यानी इस योजना में अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चौथी मेडिकल डिवाइस पार्क को बढ़ावा देने की योजना है। योजना के तहत 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपए है। एक मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अधिकतम अनुदान सहायता 100 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। पार्क स्थापित करने में रुचि रखने वाले राज्यों को बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। राज्यों का चयन करते समय उनके द्वारा प्रस्तावित पार्क के स्थान के लिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण और लॉजिस्टिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाएगा। राज्यों के चयन में राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, थोक दवा उद्योग के लिए राज्य में लागू प्रोत्साहन नीतियां, राज्य में तकनीक की उपलब्धता, राज्य में दवा या रसायन समूहों की उपलब्धता का ध्यान रखा जाएगा। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए परियोजना की लागत का 90% जबकि अन्य राज्यों के लिए 70% अनुदान सहायता होगी। अनुदान सहायता 4 किस्तों में जारी की जाएगी। पहली 3 किस्तों में 30% और अंतिम में 10% अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना के लिए अपनी सुओ मोटो शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यवाही शुरू की है। दरअसल प्रशांत भूषण ने भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की आलोचना की थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के मुताबिक अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा या अधिकार के प्रति अनादर दिखाना है। अधिनियम में दो तरह की अवमानना, सिविल और आपराधिक का जिक्र है। सिविल अवमानना में कोर्ट के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रियाओं का विलफुल डिसओबीडियंस या न्यायालय को दिए गए वचन यानी अंडरटेकिंग का विलफुल ब्रीच आता है। जबकि आपराधिक अवमानना में कोर्ट को स्कैंडलाइज करके उसकी अथॉरिटी को कम करना, न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप पहुंचाना और न्याय प्रशासन में बाधा पहुंचाना शामिल है। हालांकि किसी मामले का निर्दोष प्रकाशन और वितरण, जुडिशियल एक्ट्स की निष्पक्ष और उचित आलोचना और न्यायपालिका के प्रशासनिक पक्ष पर टिप्पणी करना अदालत की अवमानना नहीं है। अगर संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है। गौर करने वाली बात यह है कि संविधान द्वारा न्यायालय की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। बीते दिनों तबलीगी जमात के कई विदेशी सदस्य प्ली बार्गेनिंग की मदद से कोर्ट के मामलों से बरी हुए हैं। ये लोग वीजा शर्तों के उल्लंघन जैसे मामलों के दोषी थे। इसके बाद से ही प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा खबरों में है। प्ली बार्गेनिंग में किसी आपराधिक मामले में आरोपित व्यक्ति प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजक के साथ कम सजा के लिए बातचीत करता है, जो कि उस अपराध के लिए कानून द्वारा तय की गई सजा की तुलना में कम होती है। इसमें दोषी और प्रोसिक्यूटर के बीच ट्रायल से पहले बातचीत की जाती है। अमेरिका जैसे देशों में यह आम चलन है और यही कारण है कि वहां पर कन्विक्शन रेट काफी ज्यादा है। भारत में प्ली बार्गेनिंग को साल 2006 में सीआरपीसी में जोड़ा गया था। जहां अमेरिका में इस पूरी प्रक्रिया में प्रोसिक्यूटर की भूमिका मुख्य होती है, वहीं भारत में इसे केवल दोषी व्यक्ति द्वारा ही शुरू किया जा सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया कुछ ही मामलों तक सीमित है। कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसे मामले में आरोपित है जिसमें मृत्युदंड, उम्र कैद या 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है, वही प्ली बार्गेनिंग का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा ऐसे मामले जो देश के सामाजिक आर्थिक हालातों को प्रभावित करते हों या किसी महिला या 14 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों में भी इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सुधारों पर बनी जस्टिस मालिमथ समिति ने भी विधि आयोग द्वारा प्ली बार्गेनिंग पर की गई सिफारिशों का समर्थन किया था। बीते दिनों भारतीय वायुसेना में 5 राफेल फाइटर जेट को शामिल किया गया। 2022 तक सभी 36 राफेल जेट के वायुसेना में शामिल होने की संभावना है। राफेल का निर्माण फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी द्वारा किया गया है। राफेल फाइटर जेट अत्याधुनिक 4.5 जनरेशन का माना जाता है। इसकी गति सीमा 1.8 मैक तक की है। ध्वनि की गति को मैक में मापा जाता है और 1 मैक ध्वनि की गति के बराबर होता है। राफेल जेट इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, वायु रक्षा, ग्राउंड सपोर्ट और इन डेप्थ हमले सहित बहुत सारी क्षमताओं से लैस है। राफेल को कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसका उपयोग फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा अफगानिस्तान, लीबिया और माली में अपने मिशन के लिए किया गया था। प्रत्येक विमान में हथियारों के लिए 14 स्टोरेज स्टेशन हैं। जेट्स में उन्नत मेटियोर एयर टू एयर मिसाइलों की भी क्षमता है। 190 केजी की इस मिसाइल में 100 किलोमीटर से अधिक की बियॉन्ड विजुअल रेंज तक मारक क्षमता है। राफेल जेट में 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल स्कैल्प भी हैं। राफेल में हवा से हवा में मार करने वाली मीका मिसाइल भी है। यह मिसाइल क्लोज क्वार्टर डॉग फाइट और बियॉन्ड विजुअल रेंज दोनों में उपयोगी है। भारत ने हैमर यानी हाईली अजाइल एंड मैन्यूवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज की भी मांग रखी है, जो कि एक एयर टू ग्राउंड गाइडेड मिसाइल है। इसका इस्तेमाल 70 किलोमीटर की सीमा से बंकर जैसे कठोर लक्ष्य के खिलाफ किया जा सकता है। नासा के एस्ट्रोस मिशन पर काम शुरू हो चुका है। मिशन में एक गुब्बारे के जरिए 2.5 मीटर का टेलीस्कोप समताप मंडल में भेजा जाएगा। एस्ट्रोस का पूरा नाम है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स। इसे दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह 3 हफ्ते तक हवा में रहकर जरूरी डेटा कलेक्ट करेगा।
यह फार इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व करेगा, जिसे अधिक वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य की वजह से नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए गुब्बारे को 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा जाएगा। मिशन में नए निर्मित होने वाले तारों के पास गैस की स्पीड के मापन के लिए इंस्ट्रूमेंट भी भेजा जाएगा। मिल्की वे आकाशगंगा में स्टार फॉर्मिंग क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाएगा। साथ ही यह 2 विशेष तरह के नाइट्रोजन आयंस को डिटेक्ट और उनकी मैपिंग करेगा। इस मिशन के इन लक्ष्यों के जरिए स्टेलर फीडबैक प्रक्रिया के बारे में नई जानकारी संभव होगी। स्टेलर फीडबैक प्रक्रिया तारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीते दिनों DBT BIRAC ने भारत में अपनी तरह की पहली mRNA आधारित वैक्सीन तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वित्तीय मदद भी दी है। आपको बता दें कि कोविड-19 के उपचार के लिए जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नोवेल सेल्फ एम्प्लीफाइंग mRNA आधारित वैक्सीन कैंडिडेट का विकास कर रही है। इस वैक्सीन कैंडिडेट को HGCO19 नाम दिया गया है। HGCO19 को जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अमेरिका के HDT बायोटेक कॉरपोरेशन ने साथ मिलकर विकसित किया है। यह वैक्सीन रोडेंट और गैर मानव प्राइमेट के लिए सुरक्षित पाई गई है। साथ ही यह भी पाया गया है कि इन जीवों में इम्यूनोजेनेसिटी और एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन गतिविधि बढ़ाने में यह वैक्सीन कारगर है। जानकारों की माने तो HGCO19 में इस तरह की सभी क्षमताएं हैं कि वह होस्ट सेल्स को गाइड कर सकती है ताकि वे सेल्स वायरस के एंटीजन स्पाइक प्रोटीन बना सकें। यही एंटीजन स्पाइक प्रोटीन होस्ट सेल के रिसेप्टर से संपर्क बनाते हैं। HGCO19 में mRNA प्लेटफॉर्म डिज़ाइन और डिलीवरी व्हीकल भी हैं और यही इसके फायदे हैं। यह वैक्सीन सेल्फ रेप्लिकेटिंग mRNA प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, जिससे यह बात सुनिश्चित होती है कि कम इंजेक्टेबल डोज दी गई है और साथ ही यह भी कि एंटीजन का रिलीज लंबे समय तक बना रहे। इस वैक्सीन में लियोन यानी लिपिड इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम का इस्तेमाल भी होता है। इसमें एडजुवेंटिंग पाई जाती है। एडजुवेंटिंग वह गुण है जो किसी वैक्सीन के इम्यून रिस्पॉन्स को मजबूत करता है। इसके अलावा लियोन डिलीवरी सिस्टम में बेहतर स्टोरेज स्टेबिलिटी, कम प्रतिकूल प्रभाव की विशेषता भी है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बात करें तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक विभाग है जो देश में जैव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही यह विभाग इस पर काम करता है कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग जैसे क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह बढ़ाया जाए। BIRAC यानी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल सार्वजनिक क्षेत्र का नॉट फॉर प्रॉफिट उद्यम है। इसकी स्थापना जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने की थी। बिराक का उद्देश्य उभरते बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्राइज को मजबूत और सशक्त करना है ताकि रणनीतिक शोध एवं नवाचार किए जा सकें। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2020 जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक SCB यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की GNPA यानी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति इस वित्त वर्ष के अंत तक 12.5% होने की आशंका है। गौरतलब है कि SCB की GNPA मार्च 2020 में 8.5% थी। इसके अलावा RBI ने कहा है कि अगर कोविड-19 का असर और बुरा रहा तो यह 14.7% तक भी पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक SCB का CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो सितंबर 2019 में 15% से घटकर मार्च 2020 में 14.8% रह गया है। इसके मार्च 2021 तक 13.3% तक जाने की संभावना है। साथ ही बहुत बुरी स्थिति में इसके 11.8% तक पहुंच जाने की भी आशंका है। RBI का मानना है कि 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 8.9% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4.4% था। आपको बता दें कि CRAR के निर्धारण के लिए बैंक द्वारा बांटे गए ऋण और ऋण जोखिम को आधार बनाया जाता है। बीते दिनों BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मोबाइल ऐप BIS केयर और 3 पोर्टल्स लॉन्च किए गए। ये पोर्टल्स हैं द स्टैंडर्डाइजेशन, कन्फॉर्मिटी असेसमेंट और ट्रेनिंग पोर्टल्स। ऐप और पोर्टल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए। BIS केयर ऐप के जरिए उपभोक्ता उत्पाद के ISI मार्क और हॉलमार्क की सत्यता जांच सकते हैं।
साथ ही ऐप पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इस मौके पर वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना के बारे में भी बात की गई। इस पर तेजी से काम चल रहा है और इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। BIS नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जिसे BIS एक्ट 2016 के तहत गठित किया गया था। इसका मकसद वस्तुओं का मानकीकरण और गुणवत्ता का सर्टिफिकेट देना है। BIS भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरीकों से लाभ पहुंचाता है, मसलन गुणवत्ता वाले सुरक्षित उत्पाद मुहैया करा के, उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य के खतरों को कम करके, निर्यात को बढ़ावा देके और आयात के विकल्प को प्रोत्साहित करके इत्यादि। शिपिंग मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलमार्गों पर जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ कर दिया है। यह शुल्क तत्काल प्रभाव से 3 साल के लिए माफ किया गया है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले वित्त वर्ष 2020 में जलमार्ग पर चलाए गए कार्गो की संख्या में कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग का उपयोग करने वाले जहाजों पर जलमार्ग उपयोग शुल्क लगाया जाता है। यह ट्रैफिक मूवमेंट के प्रशासन और ट्रैफिक डेटा के कलेक्शन में एक बाधा बनी रहती है। इस निर्णय से अंतर्देशीय जलमार्ग ट्रैफिक के 2019-20 में 72 मिलियन टन से 2022-23 में 110 मिलियन टन तक बढ़ने का अनुमान है। IWAI यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जलमार्गों की देखरेख करने वाली एक वैधानिक अथॉरिटी है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के मुताबिक भारत में कुल 111 जलमार्ग हैं। 15 राज्यों में फैले इन जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 4503 किलोमीटर है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर टाइगर सेंसस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बाघों और वन्य जीवों को भारत का सॉफ्ट पावर बताया। उन्होंने कहा कि कम लैंड मास होने के बावजूद भारत की जैव विविधता दुनिया का 8% है, क्योंकि हमारी संस्कृति प्रकृति, पेड़ों और वन्य जीवन को संरक्षित करने की रही है। भारत में दुनिया के बाघों का 70% है। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। इस मौके पर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को कम करने के मकसद से जानवरों को जंगल में ही खाना पीना मुहैया कराए जाने की योजना पर बात की गई। इसके लिए पहली बार लिडार तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा देश के सभी 50 टाइगर रिजर्व्स में वैश्विक स्तर पर तैयार किए गए टाइगर स्टैंडर्ड्स को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर रेंज के देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघ संरक्षण से संबंधित है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में समुद्री तल से मीथेन के पहले सक्रिय रिसाव की घटना की पुष्टि की है। इस रिसाव के कारण का अभी तक ठीक से पता नहीं चल पाया है, लेकिन शोधकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना है। उनका मानना है कि रिसाव रॉस सागर के पास हुआ है, जो कि अभी पर्याप्त रूप से गर्म नहीं हुआ है। इसके अलावा शोधकर्ताओं के मुताबिक इस ग्रीन हाउस गैस मीथेन के वायुमंडल में पहुंचने से पहले ही कंज्यूम करने वाले माइक्रोब्स की संख्या बीते 5 साल में काफी कम हुई है। हालांकि शोधकर्ताओं ने इसे भी रिसाव का कारण नहीं माना। आपको बता दें कि अंटार्कटिका के आसपास समुद्र तल के नीचे बड़ी मात्रा में मीथेन के होने की संभावना है। जलवायु संकट से महासागर के गर्म होने पर वायुमंडल में इसका रिसाव शुरू हो सकता है, जो कि एक विकट समस्या पैदा कर सकती है। पहली बार 2011 में गोताखोरों ने इस जगह पर सक्रिय रिसाव देखा था। हालांकि विस्तार से अध्ययन 2016 से ही शुरू हो पाया। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 का विस्तृत विवरण जारी किया गया। इसमें वनीकरण से जुड़े सभी देशों के आंकड़े और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ दर्ज करने वाले देशों में भारत तीसरे पायदान पर रहा। इस दौरान वन क्षेत्र में सबसे अधिक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ दर्ज करने वाले शीर्ष 5 देशों में चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली और वियतनाम रहे। गौरतलब है कि विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% वन भारत में है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी FAO इसे जारी करता है। यह असेसमेंट 1990 से हर एक 5 साल पर किया जा रहा है। आइए 2020 के असेसमेंट के कुछ अन्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। असेसमेंट में कहा गया है कि दुनिया में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि क्षेत्र का 31% है। दुनिया के वनों में सबसे ज्यादा 45% की हिस्सेदारी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की है। इसके बाद बोरियल, समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं। विश्व के वनों का आधे से अधिक लगभग 54% केवल 5 देशों रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में है।
दुनिया भर में 93% वन क्षेत्र नेचुरली रीजेनरेटिंग वनों का है, जबकि 7% प्लांटेड हैं। 1990 के बाद से नेचुरली रीजेनरेटिंग वनों का क्षेत्र कम हुआ है, लेकिन प्लांटेड वनों का क्षेत्रफल 123 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गया है। 2010 से 2020 के दौरान अफ्रीका में सबसे ज्यादा शुद्ध वार्षिक वन हानि दर 3.9 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष की रही, जबकि इस दौरान एशिया में वन क्षेत्र का सर्वाधिक शुद्ध लाभ हुआ। 1990 के बाद से 178 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र की कमी आई है। हालांकि 2010 से 2020 के दौरान फॉरेस्ट लॉस की गति पहले के दशकों की तुलना में कम रही। इस दौरान वार्षिक फॉरेस्ट लॉस 4.7 मिलियन हेक्टेयर रहा। केंद्र सरकार ने मिजोरम में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मिजोरम उन 5 राज्यों में शामिल है जहां यह प्रोजेक्ट लागू किया जाना है। अन्य 4 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड। इस प्रोजेक्ट का मकसद कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करना और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट को कई वैश्विक पर्यावरणीय लाभों के मकसद से तैयार किया गया है। इसमें 1,04,070 हेक्टेयर खेतों को सतत भूमि और जल प्रबंधन के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट के जरिए 49 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के सीक्वेस्ट्रेशन को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रोजेक्ट को GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा फंडिंग की जा रही है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का जिम्मा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पास है। इसके अलावा इसे लागू करने में संयुक्त राष्ट्र के FAO और पर्यावरण मंत्रालय की भी भूमिका रहेगी। प्लास्टिक को लेकर हुए एक अध्ययन में कुछ चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। अध्ययन के मुताबिक यदि बहुत जल्द उपाय नहीं किए गए तो महासागरों में सालाना पहुंचने वाला प्लास्टिक 2040 तक 3 गुना हो जाएगा, जो कि दुनिया भर में तट रेखा के प्रति मीटर पर 50 किलोग्राम प्लास्टिक के बराबर होगा। इस रिपोर्ट को ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव नाम दिया गया है। रिपोर्ट को PW चैरिटेबल ट्रस्ट और सिस्टेमिक द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट में प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर कचरे में बदलने तक के पूरे प्लास्टिक सिस्टम को मैप किया गया है। रिपोर्ट में कचरे के मिसमैनेजमेंट के पीछे की वजह कलेक्शन न होने को बताया गया है। वर्तमान में 2 बिलियन लोगों के पास कचरे के कलेक्शन सिस्टम की पहुंच नहीं है। 2040 तक यह आंकड़ा 4 बिलियन हो जाएगा, विशेष तौर पर मध्यम और निम्न आय वाले देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में। रिपोर्ट में प्लास्टिक के महासागरों तक पहुंचने को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। मसलन प्लास्टिक के उत्पादन को कम करके, प्लास्टिक के विकल्प को तैयार करके, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देकर और कचरे के कलेक्शन सिस्टम तक पहुंच को सुनिश्चित करके। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज में सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म के वाइस चेयरमैन के पद पर नामित किए गए हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज पेरिस स्थित एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इसके प्रमुख कार्य हैं दुनिया भर में रेलवे के लिए कॉमन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स स्थापित करना, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और रेल डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना। भारत सहित चीन, जापान और रूस जैसे देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान समय में कई देश दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों में बेहतर गुडविल के लिए गैर परंपरागत कूटनीति का प्रयोग करते हैं। रेल डिप्लोमेसी गैर परंपरागत कूटनीति का ही तरीका है। यूनाइटेड किंगडम और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चली मालगाड़ी इस डिप्लोमेसी का हाई प्रोफाइल उदाहरण है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच भी ऐसी ही डिप्लोमेसी के तहत मैत्री और बंधन ट्रेनें संचालित होती हैं। आइए अब मैप सेक्शन पर डालते हैं एक नजर। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व में अरब प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। यह 7 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, रस अल खैमा और फुजैरा से मिलकर बना है। इसके उत्तर में फारस की खाड़ी और पूर्व में ओमान की खाड़ी है। फुजैरा ओमान की खाड़ी में तट बनाता है, जबकि अन्य 6 फारस की खाड़ी में तट बनाते हैं। यह सऊदी अरब और ओमान के साथ स्थल सीमा बनाता है। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ विवादित क्षेत्र ख्वार अल उदैद में कतर के साथ भी सीमा साझा करता है। इसकी समुद्री सीमाएं पश्चिम में कतर और उत्तर में ईरान के साथ लगती हैं। अल ऐन में स्थित झील जाखेर ओमान की सीमा के पास एक मानव निर्मित झील है। UAE के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अल हजर पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार UAE और ओमान में है। UAE के उत्तर में मुसंदम प्रायद्वीप पर ओमान के
एनक्लेव के ऊपर हार्मूज जल संधि है, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करती है। आज हम आपको टर्की के मैप के साथ छोड़ रहे हैं। बीते दिनों हया सोफिया मस्जिद को लेकर ये देश चर्चा में था। आपको टर्की के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले बुलेटिन में इसके साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम और इससे जुड़ी जानकारियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 मनाया गया। इस साल की थीम फाइंड द मिसिंग मिलियंस रही। इस दिवस का मकसद हेपेटाइटिस के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और इसकी रोकथाम, निदान व इलाज को प्रोत्साहित करना है। बीते 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया गया। हर साल यह दिवस मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। इस साल की थीम कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी इक्रिसैट, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इसके जरिए करीब 200 शहरों के तापमान, नमी के स्तर, हवा की रफ्तार और दिशा सहित मौसम संबंधी अन्य जानकारियां मिलेंगी। यह लगभग 800 स्टेशनों और जिलों के लिए स्थानीय मौसम की घटनाओं एवं उनकी तीव्रता के लिए अब 3-3 घंटे की चेतावनी भी जारी करेगा। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया अध्ययन में पता चला है कि ब्लू पॉपी पौधे की प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। साथ ही कई अन्य फूलों के पौधे जो बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण संकट की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ब्लू पॉपी का वैज्ञानिक नाम मैकोनोप्सिस एकुलेटा है। यह हिमालयी क्षेत्र में कुमाऊं से लेकर कश्मीर तक 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ब्लू पॉपी को क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स भी कहा जाता है। केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की घोषणा की। इसका आयोजन वर्ष 2021 में हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। यह आयोजन टोक्यो ओलंपिक के बाद आयोजित होगा। आमतौर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल जनवरी में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी IBC के अंतर्गत शीघ्र दिवालियापन समाधान के लिए वर्तमान दिवालियापन व्यवस्था में प्री पैक कहे जाने वाले उपाय को शामिल करने की संभावना पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की है। प्री पैक किसी संकटग्रस्त कंपनी के ऋण समाधान के लिए किया गया समझौता होता है। इसमें सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और निवेशकों के बीच एक समझौते के जरिए ऋण शोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया को 90 दिनों के अंदर पूरा करना जरूरी होता है। वियतनाम ने पशुओं से मनुष्यों तक फैलने वाली बीमारियों जैसे कि कोविड-19 फैलाने वाले विषाणु के खतरे से निपटने के लिए वन्य जीवों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और वन्य जीव बाजार बंद करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने स्वास्थ्य चिंताओं के मद्देनजर एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अंडों और लार्वा समेत मृत या जीवित वन्य जीवों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें वन्य जीवों के व्यापार से जुड़े अपराधों के लिए सख्त सजा का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उत्तराखंड में देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गौचर मार्ग पर पवन हंस लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी है। यह सेवा हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उपलब्ध रहेगी। सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए 2016 में उड़ान योजना शुरू की थी। इसकी शुरुआत से लेकर अभी तक 45 हवाई अड्डों और 3 हेलीपोर्ट्स को जोड़ने वाले 274 उड़ान रूट्स परिचालन में आ चुके हैं। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं में पीलिया के लक्षणों को लेकर बिलीरुबिन के स्तर का पता लगाने के लिए गैर संपर्क और दर्द रहित तकनीक ईजाद की है। केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त अनुसंधान संस्थान SNBNCBS में प्रोफेसर समीर के पाल और उनके समूह ने AJO नियो नामक
उपकरण विकसित किया है। उपकरण का संचालन अन्य बिलिरुबिन मीटर की सीमाओं से समझौता किए बिना नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर की माप के लिए गैर संपर्क और गैर संक्रामक स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीकों पर आधारित है। इसे कुल सीरम बिलिरुबिन यानी TSB परीक्षण के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। 1998 में भारत से चोरी की गई नटेश मूर्ति को लगभग 22 सालों बाद लंदन से भारत वापस लाया जा रहा है। यह मूल रूप से राजस्थान के बाड़ौली में स्थित घटेश्वर महादेव मंदिर की 10वीं शताब्दी की शिव की मूर्ति है। दुर्लभ बलुआ पत्थर से निर्मित प्रतिहार शैली की यह मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है। इसके दाहिने पैर के पीछे नंदी का एक सुंदर चित्रण किया गया है। घटेश्वर मंदिर बाड़ौली के मंदिर समूहों में से एक है। इस मंदिर में शिव के नटराज स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है। यह मंदिर उड़ीसा मंदिर शैली से मिलता जुलता है। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने हालिया चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती, जिससे उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही। सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया था। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।